नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बहुत ही प्रतिभाशाली अभिनेत्री स्मिता पाटिल की लाइफ जर्नी के बारे में बात करेंगे, जो एक सिर्फ 31 साल की उम्र में इस संसार को छोड़कर चली गई थी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को हुआ था और वो मराठी माध्यम के स्कूलों में पढ़ी थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो मुंबई दूरदर्शन पर मराठी में समाचार पढ़ने लगी थी। इसकी भी एक कहानी है। स्मिता की एक दोस्त ज्योत्सना किरपेकर मुंबई दूरदर्शन पर समाचार पढ़ा करती थी। उनके पति दीपक किरपेकर एक फोटोग्राफर थे और वो अक्सर स्मिता की तस्वीरें खींचा करते थे। एक बार वो उनकी तस्वीरें लेकर ज्योत्सना से मिलने दूरदर्शन केंद्र गए। गेट में घुसने से पहले वो उन तस्वीरों को ज़मीन पर रखकर व्यवस्थित कर रहे थे। जब दीपक ने स्मिता को इस बारे में बताया तो वह दूरदर्शन जाने के लिए तैयार नहीं हुई। दीपक के बहुत मनाने पर वो उनके स्कूटर के पीछे बैठकर दूरदर्शन गई। वहाँ ऑडिशन में जब उनसे अपनी पसंद की कोई चीज़ सुनाने के लिए कहा गया तो उन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सुनार बांग्ला सुनाया। उन्हें चुन लिया गया और वह मुंबई दूरदर्शन पर मराठी में समाचार पढ़ने लगी। उस जमाने में ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न हुआ करते थे। स्मिता की बड़ी बिंदी, लंबी गर्दन और बैठी हुई आवाज़ ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उस दिन स्मिता के पास हैंडलूम साड़ियों का बेहतरीन संग्रह हुआ करता था और दिलचस्प बात यह थी कि वह समाचार पढ़ने से कुछ मिनट पहले अपनी जीन्स पर ही साड़ी बांध लेती थी। बहुत से लोग जो मराठी बोलना नहीं जानते थे, शाम को दूरदर्शन पर का मराठी का समाचार सुना करते थे ताकि वो शब्दों का सही उच्चारण करना सीख सकें। श्याम बेनेगल ने पहली बार स्मिता को टेलीविज़न पर ही देखा था और उनके मन में उन्हें अपनी फिल्म में लेने की बात आई थी। मनोज कुमार और देवानंद भी उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहते थे। देवानंद ने बाद में उन्हें अपनी फिल्म आनंद और आनंद में लिया भी था। विनोद खन्ना स्मिता पाटिल से इतने प्रभावित थे कि वो बॉम्बे में कहीं भी हों, वो उनका समाचार सुनने के लिए नियम से अपने घर पहुंच जाते थे। स्मिता पाटिल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत अरुण कोपकर की एक डिप्लोमा फिल्म से की थी। उन दिनों श्याम बेनेगल अपनी फिल्म निशांत के लिए एक नए चेहरे की तलाश में थे। उनके साउंड रिकॉर्डिस्ट हितेंद्र घोष ने उन्हें स्मिता पाटिल की सिफारिश की। बेनेगल ने स्मिता का ऑडिशन लिया, उन्हें चुन लिया गया, लेकिन श्याम बेनेगल ने उन्हें सबसे पहले अपनी फिल्म चरणदास चोर में प्रिंसेस का रोल दिया। छत्तीसगढ़ में चरणदास चोर की शूटिंग के दौरान श्याम बेनेगल को स्मिता की असली प्रतिभा का पता चला। उन्होंने निशांत में रोल देने का फैसला किया। स्मिता पाटिल के अभिनय की खासियत थी कि वह किसी भी रोल में अपने आप को पूरी तरह से ढाल देती थी। राजकोट के पास मंथन फिल्म की शूटिंग के दौरान वो गांव की औरतों के साथ उन्हीं के कपड़े पहनकर बैठी हुई थी। तभी वहाँ कॉलेज के कुछ छात्र फिल्म की शूटिंग देखने आए। उन्होंने पूछा कि फिल्म की हीरोइन कहाँ है। जब किसी ने गांव की महिलाओं के पास बैठी हुई स्मिता पाटिल की तरफ इशारा किया तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। किसी फिल्म की हीरोइन इतनी सहजता से गाँव वालों के साथ कैसे बैठ सकती है। स्मिता पाटिल ने भूमिका, मंथन, अर्थ, मंडी, गमन और निशांत जैसी कई समानांतर फिल्में तो की ही, बड़े बजट की फार्मूला फिल्में जैसे शक्ति और नमक हलाल में भी उन्होंने अपना हाथ आजमाया। मंथन फिल्म में उन्होंने गांव की एक ऐसी महिला की भूमिका निभाई थी जो पहले तो मिल्क कोऑपरेटिव का विरोध करती है, लेकिन फिर उसका हिस्सा बन जाती है। भूमिका फिल्म में उन्होंने बागी मराठी अभिनेत्री हंसा वाडकर का रोल निभाया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था। केतन मेहता की मराठी फिल्म भवनी भवाई में उन्होंने मुख्य जनजातीय महिला की भूमिका निभाई और जब्बार पटेल की मराठी फिल्म अमरथा में, जिसे बाद में सुबह नाम से हिंदी में भी बनाया गया था, स्मिता पाटिल ने एक ऐसी महिला का रोल किया था जो अपने पति के दूसरी स्त्री के साथ संबंधों को पता चलने पर उसका घर छोड़ देती है। स्मिता पाटिल को अपने सह अभिनेता राज बब्बर से प्यार हो गया। वो शादीशुदा थे और 2 बच्चों के बाप थे। स्मिता पाटिल पर राज बब्बर और नादिरा बब्बर का घर तोड़ने का आरोप भी लगा। अंग्रेजी पत्रिका फेमिना की संपादक वेलना पाटिल ने स्मिता पाटिल को खुला पत्र लिखकर राज बब्बर से अपने संबंधों को ख़त्म करने के लिए कहा। यहाँ तक कि स्मिता पाटिल को बहुत चाहने वाली उनकी माँ विद्या भी बब्बर के साथ उनके संबंधों के खिलाफ थी, लेकिन स्मिता ने उनकी एक न सुनी। दोनों ने कलकत्ता में एक मंदिर में विवाह कर लिया। इस शादी को उनके बेटे प्रतीक के पैदा होने तक बाहरी दुनिया से गुप्त रखा गया। उनके दोस्तों ने सवाल किया कि एक बुद्धिजीवी स्मिता पाटिल ने पहले से शादीशुदा राज बब्बर से संबंध बनाने के बारे में कैसे सोचा। कुमकुम चड्डा लिखती हैं कि मैंने भी एक बार झिझकते हुए ये सवाल स्मिता पाटिल से पूछा था। उनका कहना था
मैं राज बब्बर की संवेदनशीलता के कारण उसकी तरफ आकर्षित हुई हूँ। ये एक ऐसा गुण है फिल्मी लोगों में तो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। 28 नवंबर 1986 को उनके बेटे प्रतीक का जन्म हुआ। उसके बाद वो घर आ गई। उनको बुखार रहने लगा। उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। वो दोबारा अस्पताल जाने के लिए तैयार नहीं थी। उस समय राज बब्बर एक चैरिटी शो होप 86 करने में व्यस्त थे। आखिरकार 2 व्यक्तियों ने उनको सीढ़ियों से ज़बरदस्ती उतार कर जसलोक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी बहन का मानना था कि बेटे को जन्म देने के बाद उनका स्वास्थ्य गिरता चला गया, उनको वायरल इन्फेक्शन हो गया। कुछ ने कहा वो मेनिंजाइटिस की चपेट में आ गई। एक एक करके उनके सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया और 13 दिसंबर 1986 को स्मिता पाटिल ने दम तोड़ दिया। उस समय उनकी आयु मात्र 31 वर्ष थी। तो दोस्तों, ये था स्मिता पाटिल का सफ़र। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।